यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ये थर्ड वीडियो होने वाला है यूनिट 1 पार्ट 3, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिकर्सन ट्री एंड साथ में हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर थ्योरम को कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ये मास्टर है रिकर्सन है, आज तक ऐसे वीडियो कहीं पे भी देखे नहीं होंगे और इससे इजी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका मिलने वाला है। और आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने यहाँ पे जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मास्टर और रिकर्सन ट्री से, सभी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिकर्सन ट्री भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो मैं सभी चीजों को देख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप क्या करें, इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे की नेक्स्ट सीरीज को फॉलो क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स जंप इनटू इट। पहले यहाँ पे देख सकते हो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर थ्योरम। इससे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मेजॉरिटी केस में आपको 2 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डा पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मास्टर थ्योरम क्या कहता है। देख सकते हैं कि एक क्विक ट्रिक है फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। कह सकते हो जो भी हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम होती हैं उनको फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? रिकरेंस रिलेशन दे दिया जाएगा और आपको उसको क्या करना है, फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारे पास पहला मेथड कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन। बट सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं। बट जब हम मास्टर थ्योरम लगाते हैं तो हम डायरेक्ट गेस कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो रिकरेंस रिलेशन होगा वो कैसा रिकरेंस रिलेशन होगा? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स का हमारा रिकरेंस रिलेशन होगा। तो वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। देखो ये क्या करेगा, स्प्लिट प्रॉब्लम इनटू द इक्वल पार्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करता है, पहले स्प्लिट करता है। जैसे हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक हो गई, देख सकते हो ये। और फिर उसके बाद इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया, फिर इनको मर्ज कर दिया। तो ये है मेथड। तो ये क्या होता है, देखो, स्प्लिट प्रॉब्लम इनटू इक्वल पार्ट्स एंड मर्ज द सॉल्यूशन सेविंग योर कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स। तो ये क्या करता है, आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ है उसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का रेफरेंस रिलेशन दे दिया जाएगा आपको। कोई भी रेफरेंस, किसी भी टाइप का रेफरेंस रिलेशन दिया जाए तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। बट आपको अगर इस स्पेशल टाइप का रेफरेंस रिलेशन कहीं पे दिखता है तो आप इसका, इस वाले रेफरेंस रिलेशन का जो है, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको गेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको गेस करना सिखाते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं ये टी ऑफ एन क्या है। आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है। और वहीं पे देख सकते हो ए की वैल्यू जो है, यहाँ पे देख सकते हो ए है। ए हमेशा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1 के। क्यों? क्योंकि अगर ये भाई इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, अगर 0 हो जाएगी तब क्या होगा, ये फंक्शन ही हट जाएगा ना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। एन कैसा होना चाहिए? ये एन क्या है? ये एन है प्रॉब्लम साइज, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। मतलब जैसे नहीं होता है कि 100 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, तो वो नंबर नंबर इनपुट होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए। एंड वहीं पे बी क्या है? बी हमारा नीचे जो डिवीजन फैक्टर है, कि जो हमारी एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम का कितने पार्ट में स्प्लिट हो रही है। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू 2 है तो 2 पार्ट में हो रही है, 3 है तो 3 पार्ट में हो रही है। तो यहाँ पे ये बी बताता है कि कितने पार्ट में वो डिवीजन हो रहा होगा उस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे हमेशा देखना, देखो एन अपॉन 1 करेंगे तो कोई भी, एन अपॉन 1 का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड नहीं हो रही है। क्या वो स्प्लिट होगी? लेकिन जब 2 हो जाएगा तो एन कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में, n/2 n/2। ठीक है। अगर n अपॉन 3 है तो इसका मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में, n अपॉन 3 n अपॉन 3 n अपॉन 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चीजें क्लियर हो गई। एफ क्या है? ये हमारा एफ क्या है? कॉस्ट ऑफ द डिवाइडिंग प्रॉब्लम एंड कॉस्ट ऑफ द मर्जिंग सॉल्यूशन। इसको डिवाइड करना और उसके बाद में उसको मर्ज करने की ये हमारी कॉस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसको समझ में आ गया तो बस बहुत है। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जो हमारे केसेस हैं मास्टर थ्योरम के वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस क्या कहता है, ध्यान रखना। आपको सबसे पहले निकालना है एन लॉग बी ए। क्या निकालना है? एन लॉग बी ए। सपोज ए की वैल्यू 8 है एंड बी की वैल्यू 2 है, देन कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? एन लॉग बी की वैल्यू 2 है एंड ए की वैल्यू 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, एन लॉग 2
एंड 2 टू द पावर 3 ये हट जाएगा तो बचेगा क्या एन क्यूब। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर देखेंगे कि क्या जो एफ एन दिया है उससे क्या बड़ा है, अगर बड़ा है तो पहला केस लगा देंगे, अगर इक्वल है देन हम ये वाला का आंसर आ जाएगा, एंड अगर लेस देन है देन हमारा ये आ जाएगा। जब बड़ा होगा तो क्या आएगा, बिग ऑफ जो हमारा निकाले हैं ये आ जाएगा। अगर ये वाला इक्वल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एन लॉग बी ए को लिख लेंगे, एन लॉग बी ए को लिख लेंगे, साथ में आपको लॉग एन ऐड एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। अगर ये वाला एफ एन बड़ा है देन आपको क्या करना है, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है तो आप थीटा ही लिखें, आप बिगो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है तो आप थीटा भी लिख दें। तो चलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस काम कर रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये है, कह रहा है कि टी एन इक्वल टू 8t n/2 प्लस 100n²। इसकी आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, देखो ये क्या कर रहा है, इट्स जैसे मैंने लिखा है ऐसे एग्जाम में लिखना है, इट सेटिस्फाई द मास्टर थ्योरम कंपेयरिंग विद टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो गई, एफ एन की वैल्यू 100n²। तो मैंने बताया था जब आप थीटा या बिगो ऑफ कर रहे होते हैं तो आपको ये 100 हटा देना है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं एन स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है एन लॉग बी ए। एन लॉग बी ए फाइंड किया तो आंसर क्या है, एन क्यूब। तो कौन बड़ा है, ये एफ एन बड़ा है या ये बड़ा है, तो हमारा हमें पता चला कि एन लॉग बी ए बड़ा है। एन लॉग बी ए बड़ा है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एन लॉग बी ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो थीटा ऑफ एन स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ये दे दिया गया था, क्या दिया गया था, टी एन इक्वल टू टी 8t n/2 प्लस 100n²। तो आप कह सकते हैं कि क्या डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ, हाँ देखो 2 है ये, या ये क्या होगा 2 टू द पावर 3, तो 2 2 कैंसिल हो गया तो एन क्यूब, ये बनेगा एन क्यूब, ये एन स्क्वायर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन क्यूब होगी। तो देखो अगर ये बराबर हो जाता है, यहाँ पे एन स्क्वायर था, यहाँ पे भी अगर एन स्क्वायर आता तो हम क्या लिखते हैं, एन स्क्वायर डॉट लॉग एन। ठीक है, तो वो आगे हम देख लेंगे चल के। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखो टी एन इक्वल टू 2n/2 प्लस एन। अब क्या करेंगे, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2 यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ गई, एफ एन आ गया, तो ये आ गया। अब उसके बाद में एफ एन की वैल्यू ये है। अब एन लॉग बी ए की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, देख सकते हो एन आ जाएगा। अब ध्यान देना कि एन लॉग बी ए की वैल्यू और हमारी जो एफ एन की वैल्यू है दोनों सेम है, बोथ आर द सेम। जब हमारी सेम है देन हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि ये हमारा केस 2 को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा केस, केस 2 को। देन हम क्या लिखेंगे, एन लॉग बी ए डॉट लॉग एन कर देंगे। तो हम चाहे एन लॉग बी ए डॉट लॉग एन करेंगे तो एन लॉग बी ए की वैल्यू कितनी आई है, एन आई है, एंड साथ में लॉग एन हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा कैसे निकला। चलो थर्ड भी देख लेते हैं, टी एन 2 टू दी पावर 2 सॉरी 2 टी n/2 प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो ए बी और एफ एन की वैल्यू मैंने निकाल ली। फाइंड करेंगे एन लॉग बी है जिसकी वैल्यू एन आएगी, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अब देख सकते हो इसमें कौन बड़ा है, एफ एन बड़ा है, तो एफ एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने तीनों केस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी जो चीजें हैं, जैसे ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, आपको ये आना ही चाहिए। देखो कभी ऐसे आपको रिकरेंस रिलेशन मिलेंगे जो वो कन्वर्ट हो सकते हैं फॉर द मास्टर थ्योरम, बट वो होंगे नहीं, तो आपको वो उसको देखना है क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको कर सकते हैं देन बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे टी एन इक्वल टू दे दिया गया टी रूट एन प्लस लॉग एन। तो अब इसको कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे रूट एन देखा, मैंने यहाँ पे क्या देखा, रूट एन देखा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेट करूंगा। यहाँ पे आपको एज्यूम करना है एक चीज, सबसे पहले आपको एज्यूम करना है एम लॉग एन। ठीक है, आपको क्या एज्यूम करना है, एम लॉग एन। जब मैंने एम लॉग एन एज्यूम किया तो मैं अगर इसको लॉग एन हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन एम की पावर सॉरी 2 की पावर एन, ये हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, अगर एन की पावर 1/2 करता हूँ देन एम 2 की पावर m/2 करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना करना पड़ेगा। तो हमें पता चला n अपॉन 1/2 की जगह पे हम 2 m/2 लिख सकते हैं। यही तो है रूट एन की वैल्यू हमें चेंज करनी थी, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर ली। यही तो है, ये हमारा क्या है, रूट एन ही तो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रखी, तो ध्यान रखना, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर n। देखो n की वैल्यू यहाँ पे थी, n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 2 टू द पावर m। रूट n की वैल्यू मैंने निकाली 2 m/2 एंड प्लस log n, n की वैल्यू यहाँ पे log n की वैल्यू देख सकते हो क्या मैंने माना था, m माना था। ये log n की वैल्यू मैंने m माना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आया। अगर ये समझ में आ गया है तो देखो अभी भी ये बना नहीं, मैंने कहा था ये बनना चाहिए, टी एन इक्वल टू ए टी ऑफ एन बाई बी एंड प्लस एफ एन। तो क्या ये टी एन के फॉर्म में बना, नहीं, ये 2 टू द पावर m है। तो हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, एक्स एम इक्वल टू मान लेंगे
ये पूरे पार्ट को मान लेंगे, इसको मान लेंगे एक्सएम, ठीक है? मान लिया देखो, मान लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो एक्सएम इक्वल्स टू हम मैंने ये माना, देन हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान देना, एक्सएम इक्वल्स टू ये मान लिया तो टी एम बाई टू प्लस वीगो ऑफ एम हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत आई? सिर्फ मैंने इसकी जगह पे मैंने ये मान लिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ठीक है? 1 है, बी की वैल्यू 2 है एंड एफएन की वैल्यू क्या है? वीगो ऑफ एम है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे? एन लॉग बी ए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू क्या आई? 1 आई। जब इसकी वैल्यू 1 आई तो मुझे यहाँ पे पता चला कि एफएन हमारा ग्रेटर देन है क्योंकि ये बिग ऑफ एम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बिग ऑफ एम। आ गया बिग ऑफ एम। जब बिग ऑफ एम आ गया, लेकिन एम की वैल्यू मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या रखी है? देखना, एक्स एम, जो एक्स एम था, एक्स एम की जगह पे मैंने क्या रखा था? एक्स एम की जगह पे मैंने रखा था टी टू द पावर एम। तो मैं वही अगेन इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया तो देखो वही चीज रहेगी जो कि आपको पता ही है। अब मुझे टी टू द पावर टू टू द पावर एम इक्वल टू मैंने माना था एन। देख सकते हो यहाँ पे एन इक्वल टू 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 द पावर एम, तो टू टू द पावर एम की जगह पे एन रख सकता हूँ, तो मैंने देखो यहाँ पे एन रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिगो ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या थी? एम की वैल्यू मैंने क्या मानी थी? लॉग एन। तो यहाँ पे लॉग एन आ जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नोट्स में मिलेगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, आपको अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको लॉग एन को आपको एम मान लेना है, फिर उसके बाद आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि सिंपल मैथ है। जब ये करेंगे तो एन की वैल्यू, रूट एन की वैल्यू, लॉग एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये बन जाएगा। लेकिन ये हमारा फॉर्म नहीं है इसकी, तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लेंगे एक्सएम। जब कर लिया तो यहाँ पे ये फॉर्म बन गया। जब यहाँ पे फॉर्म बना तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ध्यान रखना, यहाँ पे जब ये फॉर्म बन गई तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम करेंगे क्या? यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू सभी चीजें निकालनी है और उसके बाद में यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? और चलिए हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, सॉल्व 5 करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2tn/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन 1। तो अब यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? tn इक्वल्स टू क्या चाहिए? कौन सी फॉर्म चाहिए? ए एन बाई बी प्लस एफएन चाहिए। लेकिन एफएन तो है नहीं, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है। तो अब क्या करोगे? तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। मैंने बताया था अगर ऐसा सिनेरियो है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 2 टू द पावर n, सबसे मैक्सिमम। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 जो है ये अप्रोक्सीमेटली एन स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? एन स्क्वायर लिख देंगे। तो एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है? एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर आ जाएगी, एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर आ जाएगी एंड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ से मैच करेंगे तो 2 आ जाएगी एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। देन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एन लॉग बी ए। एन लॉग बी ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एन टू टू द पावर 2। तो हम इसको डायरेक्टली एन लिख सकते हैं। जब एन लिखा तो एफ एन की वैल्यू क्या है? एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर है, तो कौन बड़ा है? एन स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे मैंने निकाला। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया है उस हिसाब से करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने ये किया है। हम यहाँ पे जो मास्टर थ्योरम था उसका मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहूंगा, क्वांटम 1.6, जिससे क्या हो कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे ना सोचना पड़े सर यहाँ पे अभी मुझे और भी चीजें सर्च करनी है, कहीं पे भी कुछ भी ना देखना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे क्वांटम खोल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1.6 दिख रहा है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे मैं करूंगा? देखो यहाँ पे दे दिया गया है आपको रेफरेंस, रेफरेंस दिया गया है। देखो हमारे पास दो रेफरेंस है, एक तो ये रेफरेंस है, एक ये रेफरेंस है। तो इसको देखो टीएन है, इसकी कह रहा है सपोज रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ए आई है और ये इसको बनाना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ए डैश। तो कह रहा है कि ए डैश कब फास्टर होगा? ये कब फास्टर होगा? जब ए डैश की कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी। जैसे ये बताऊं, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब है, तो कौन फास्टर होगा? ये फास्टर होगा ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है, ए की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसपे ये क्या हो, ये हमारा ए डैश फास्टर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। चलो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? एन लॉग बी ए हम निकाल लेते हैं। एन लॉग बी ए निकाला तो एन लॉग बी ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एन लॉग 2 टू द पावर 7। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2.81 आएगी। देख सकते हो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे इन्होंने भी निकाला है, एन की पावर 2.81 आई। तो जो पहला ए की वैल्यू आई एन की पावर 2.81 आई। तो चलिए जो सेकंड है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम एन लॉग बी ए निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू n.21 क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर है, तो जो कि छोटा ही होगा तभी ही मैंने ये ले लिया, केस वन फॉलो किया। तो यहाँ पे देख सकते हो एन लॉग बी ए निकालेंगे तो एन लॉग यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखें? ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो लॉग 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू एन आ जाएगी। जब यहाँ पे एन आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा?
एन स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर ए डैश की। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो देखो बड़ा तो ये है, लेकिन फास्ट कौन है? ये जिसकी वैल्यू कम होगी, मतलब ये लाइट वेटेड है तो ये फास्ट रहेगा पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, तो ऐसे ही। तो यहाँ पे देख सकते हो ए डैश फास्ट है। तो ए डैश फास्ट है, देन इसका मतलब है कि ये 4 पे फास्ट है। क्या हम 5 रखे, 6 रखे, तब मतलब हमें लार्जेस्ट नंबर पे निकालना है कि कौन से लार्जेस्ट नंबर ऐसा है जिस पे ये फास्ट रहेगा। अगर उससे बड़ी वैल्यू रख दे तो ये स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो चलो हम 16 रख के देख लेते हैं। अगर ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 16 रखता तो क्या होता? 4 का 4 यहाँ पे 16 है तो एन स्क्वायर आ जाता। जब एन स्क्वायर आता तो एन स्क्वायर डॉट लॉग एन आना पड़ता, क्योंकि देखो एन स्क्वायर इसकी वैल्यू आई और एफ एन की वैल्यू भी एन स्क्वायर है, तो केस 2 फॉलो करेगा, तो यहाँ पे लॉग एन आ जाएगा। तो जब log n आ जाएगा, देन a डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर डॉट log n। तब ये भी हमारा अभी भी ये छोटा है, लेकिन अब अगर इससे बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा? ये हमारा बड़ा हो जाएगा। a डैश की वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये स्लो हो जाएगा a से। तो इसीलिए हमारा जो हाई लार्जेस्ट नंबर होगा वो a होगा। सॉरी, a इक्वल्स टू 16 होगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप 1.7 भी देख सकते हैं, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है a की। ठीक है? और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्वांटम में, जो कि आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? तो बस इतना ही था, ये भी आपको देखो मिल जाएगा मेरी पीडीएफ में, जो कि मैंने करवा दिया है अच्छे से। तो बस इतना ही था हमारा मास्टर थ्योरम, जो कि मैंने यहाँ पे जो भी क्वांटम के क्वेश्चन हम हो सकता था मुझे कि आप सबको प्रॉब्लम आए, वो भी मैंने करवा दिए हैं। पर मैंने अभी तक आपको रिकर्सन ट्री जो था वो मैंने बताया कि कैसे आप सब्स्टिट्यूशन से और मास्टर थ्योरम से कर सकते हैं। तो अभी ये जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मास्टर थ्योरम है वो एक इस फिक्स स्पेशल टाइप ऑफ रिकर्सन जो रिलेशन होता है उस पे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यार हर एक जो अगर मास्टर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम रिकर्सन ट्री से सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। तो चलिए हम उनको देखते हैं कि कैसे हम रिकर्सन ट्री से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो रिकर्सन ट्री क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिकर्सिव कॉल करता है, मेड बाय रिकर्सिव एल्गोरिदम। तो आपको पता होना चाहिए कि रिकर्जन के थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है उन्हीं को हम रिकर्जन ट्री के थ्रू सॉल्व करते हैं। या फिर आप कह सकते हो जिनकी जो रिकर्सन के थ्रू एल्गोरिदम बनती है उन्हीं का हम रिकरेंस रिलेशन निकालते हैं। ठीक है? और उन्हीं की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हार्ड होता है, अदरवाइज और सबकी नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकर्सिव एल्गोरिथम बाय illustrating हाउ द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम एंड द हाउ मेनी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड एट ईच स्टेप। तो ये बताता है कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, सब प्रॉब्लम्स, और कितनी प्रॉब्लम हर एक स्टेप पे है, वो सभी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो चलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपको इसको सॉल्व करना है रिकर्जन ट्री से। तो यहाँ पे देखना है, मैंने n-1 लिख दिया, इसकी जगह पे n/2 होगा, n/4 होगा, ये भी n/8 होगा। ठीक है? ये आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए या फिर मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, अब आपको रिकर्जन ट्री से सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले इसको उठा लेना है, मैंने उठा लिया। अब देखो यहाँ पे कितने रिकर्सिव ट्री है, 1 2 3, और ये क्या है? ये कॉस्ट बताता है कि हर एक लेवल पे कितनी लगी कॉस्ट, तो n। तो यहाँ पे देख सकते हो tn है, तो tn को मैंने 3 पार्ट में, 3 चिल्ड्रन रिकर्सिव थे, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है? 3 पार्ट में डिवाइड किया, और हर एक चिल्ड्रन क्या है, ये हर एक चिल्ड्रन क्या हो जाएगा? खुद का रूट बन जाएगा। ये खुद कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? देख सकते हो यहाँ पे ये। अब देखो ये भी क्या होंगे? ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ध्यान देना कि सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे देख सकते हो n/2, n/4, n/8। तो कौन सबसे छोटा है? n/2। कौन सबसे छोटा है? t n/2। तो ये सबसे लास्ट तक जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सपोज मान लूंगा, ध्यान देना कि ये t ऑफ 1 बनाना है मुझे। क्या बनाना है? t ऑफ 1 बनाना है। तो t ऑफ 1 मैं कब बना सकता हूँ? कब बना सकता हूँ? सपोज यहाँ पे देखो ये t ऑफ 1 लेवल आया, ये t ऑफ देखो n अपॉन 2 टू द पावर 2 आया। ऐसे धीरे-धीरे जब हमारा t n अपॉन 2 टू द पावर k लेवल पे आएँगे, तब ये हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? t टू द पावर 1 अपॉन k कर देंगे। k क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हम सोचते समझ रहे हैं कि ये ऐसे चलता जाएगा बार-बार ये स्टेप। जब t ऑफ 1 आएगा तो हम सोच रहे हैं कि ये k लेवल तक जा चुका होगा। ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ऐसे डॉट डॉट k लेवल तक गया होगा। जब ये k लेवल तक गया होगा तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? n अपॉन 2 टू द पावर k इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा, एंड k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log n हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया। ठीक है? अगर यहाँ पे निकाल लिया तो हम अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे इस रिकर्सिव रिलेशन की, तो कैसे निकलेगी? लीफ नोड की कॉस्ट बता दीजिए और साथ में इंटरनल नोड की कॉस्ट। देखो लीफ नोड, देखो हमारे पास टोटल नोड कितने होते हैं?
जितने इंटरनल नोड है और साथ में लीफ नोड बता दीजिए, बस उतनी ही तो कॉस्ट हुई। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। लीफ नोड की कॉस्ट निकालने के लिए आपको सिंपल बताना है कि कितने लीफ नोड है। तो देखो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी, सॉरी लीफ नोड कितने होंगे, 2 टू द पावर k होंगे, तो उतनी ही कॉस्ट आ जाएगी लीफ नोड की। यहाँ पे क्लियर हो गया, लीफ नोड निकल गया। अब हम निकालेंगे कि इंटरनल नोड की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरनल नोड की कॉस्ट निकालने के लिए कितने लेवल्स है, तो यहाँ पे k जो है कि देखो ये पहला लेवल था, ऐसे दूसरा लेवल मैंने बताया कि ये 1 कब हो जाएगा, n अपॉन 2k पे, तो 2 n अपॉन 2k है, ये हमारा ये n अपॉन 2k है, तो यहाँ पे लेवल कितने हैं, k, तो यहाँ पे k लेवल हो जाएंगे और हर एक लेवल पे कॉस्ट बताइए। तो हर एक लेवल पे कॉस्ट कैसे निकलेगी वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो पहले लेवल पे कॉस्ट क्या आई थी, n, एंड दूसरे लेवल पे क्या आई थी, 7 अपॉन 8 n, एंड दूसरे लेवल पे क्या आई थी, 7 अपॉन 8 स्क्वायर n। यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट निकालना दिखाऊं, देखो इस पे पहले वाले लेवल पे n आई, दूसरे पे ये आई, एंड तीसरे लेवल पे ये आई, तो लास्ट वाले लेवल पे क्या आएगी, ये, क्योंकि हर बार देखो हर जो पहला लेवल है तो उस पे ये, दूसरे लेवल पे ये, एंड के लेवल पे के, ठीक है, दूसरे लेवल पे 2, के लेवल पे के। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कर दिया है, वेट अ मिनट। तो ऐसे हम डॉट 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 क्या कर सकते हैं, 7 अपॉन 8 के एन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन हम कॉमन ले लेंगे, एंड समेशन लगा देंगे, आई इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, आई इक्वल्स टू के ले लेंगे, एंड यहाँ पे 7 अपॉन 8 कर देंगे, और यहाँ पे हम आई लिख लेंगे, एंड बस इतना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो हमारी हर एक लेवल की होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे के डॉट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये के डॉट, ये जो मैंने लिखा है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया, आई एल सी की वैल्यू ये आ गई, आई सी की वैल्यू के डॉट आई जीरो आई इक्वल टू के 7 अपॉन 8 आ गया। एन की वैल्यू ये लिख ली, के की वैल्यू लॉग एन आई है जो कि मैंने निकाल लिया था, और एन बाहर आ गया, एंड यहाँ पे 7 अपॉन 8 आई है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जीपी सीरीज से सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा समेशन ऑफ एन होता है, जो कि हम यहाँ पे जीपी सीरीज से कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 7 अपॉन 8 के, एंड यहाँ पे 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे 8 ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व किया तो 1 माइनस 7 अपॉन 8 ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगा, क्योंकि 7 अपॉन 8 की वैल्यू नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम होगी, तो इसीलिए हम इसको 1 लिख सकते हैं। जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, 8 बचा तो यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, n log n, और यहाँ पे प्लस का n। तो यहाँ पे बताइए, अब देखो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ इतना टर्म, ये हट जाएगा, ये सब टोटल वैल्यू आएगी इसकी कितनी, 1 आएगी। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे आप बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आपको पता है n log n बड़ा है, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, n log n आई। अगर आपको ये थोड़ा भी परसेंट समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, हम सेकंड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टीएन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी कॉस्ट क्या है, एन। देखो यहाँ पे एन, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एन आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो 2 पार्ट में टूटा, तो ये भी कितना होगा, 2 पार्ट में टूटेगा, ये भी हमारा 2 पार्ट में टूटेगा। अब ये जो कैसे, टी एन अपॉन 5 था, तो एन अपॉन 25, एन 4 एन अपॉन 25 आ गया, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हो ये बार बार टूटता जाएगा। जो टी ऑफ एन आएगा, तो सपोज मैं मानता हूँ कि ये के लेवल तक गया, तो टी अपॉन एन अपॉन 2k, सॉरी टी एन अपॉन 2k की वैल्यू कितनी आ गई, टी ऑफ 1 आ जाएगी। तो एन अपॉन 2k की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एन अपॉन, सॉरी टी वन इज टू क्या हो जाएगा, टी एन अपॉन 5k। तो एन अपॉन 5k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लॉग 5m, ठीक है, के लॉग 5m। हमें टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एलसी प्लस आईसी। तो एलसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 टू दी पावर के, जितने लीफ नोड है, एंड डॉट हम क्या करेंगे, कितने लेवल है और साथ में नोड कितने हैं, तो मैंने लेवल कितने हैं, लॉग एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई। देखो हर एक कॉस्ट पे वही आ रहा था, तो हर एक लेवल पे मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, एन लॉग एन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे इसको मैंने निकाला है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अगर ये समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पे देख सकते हो टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 एंड टी एन माइनस 2 प्लस 1 है, और यहाँ पे टी 0 इक्वल टू 0 एंड टी 1 इक्वल टू 1 है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी एन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टी एन को टी एन माइनस 1 एन माइनस 2, टी एन माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो एन माइनस 2 एन माइनस 3, एन माइनस 2 को डिवाइड करें एन माइनस 3 एन माइनस 4। ऐसे हम फर्दर इसको डिवाइड करते रहेंगे 2 पार्ट में। डिवाइड कर दिया, तो हम जब लास्ट में टी 1 पे आएंगे तो ये टी 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये बताइए। टी 1 किसके बराबर आ जाएगा, टी 1 आ जाएगा
अब यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो डिवाइड वाला फर्दर नहीं है, यहाँ पे माइनस वाला है, तो आपको इसके लिए थोड़ा केस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये कितना है, ये 0 लेवल है, ये कौन-सा लेवल है? ये 1 लेवल है। जब ये हमारा यहाँ पे 1 लेवल है, तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे मुझे 2 टू द पावर 1 करना था, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 करना था, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो यहाँ पे 4 चिल्ड्रन है, यहाँ पे हमारे पास 8 चिल्ड्रन है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 8 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 16 चिल्ड्रन है, यहाँ पे 16 चिल्ड्रन है, तो 2 टू द पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 टू द पावर k करेंगे, तो हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल कितने चिल्ड्रन होंगे? यहाँ पे बताइए, टोटल हमारे पास चिल्ड्रन होंगे पहले वाले रूट पे, फिर दूसरे वाले लेवल पे, तीसरे वाले पे, लास्ट में कितने होंगे? 2 टू द पावर k होंगे। अगर टोटल जोड़ दें तब भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो टोटल ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ये हमारा जीपी बन जाएगा, जीपी बन गया, जीपी बन गया तो हम जीपी से यहाँ पे सॉल्व कर लिए, जीपी से सॉल्व किया तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? बिग ऑफ 2 टू द पावर n, जो कि आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ईज़ी था, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, लेकिन यहाँ पे 2 टू द पावर 0 ले लिया, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 टू द पावर 1। यहाँ पे 2 नोड है, यहाँ पे 4 नोड है, यहाँ पे 16 नोड है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, मैं इसको चेंज कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Tn इक्वल टू अल्फा एन, टी एन 1 माइनस अल्फा एन प्लस सी एन, ठीक है? तो यहाँ पे ये है Tn इक्वल टू सी एन एंड टी अल्फा एन, टी 1 माइनस अल्फा एन सी एन। देखो, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसकी कॉस्ट ये है एंड इसकी कॉस्ट ये है। तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ये भी फर्दर डिवाइड होगा, ये भी फर्दर डिवाइड होगा, दोनों फर्दर डिवाइड हुए एंड ऐसे ये तब तक डिवाइड होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना है, या तो ये अल्फा, यहाँ पे जो अल्फा एन है, या तो ये पहले क्या होगा? 0 होगा, या फिर 1 माइनस अल्फा एन 0 होगा, ठीक है? तो हमें इसमें से एक को एज्यूम कर लेंगे। मैंने सपोज माना कि 1 माइनस अल्फा के एन। देखो हर एक लेवल पे ये क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे अल्फा एन था, फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, तो लास्ट वाले के लेवल पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा के एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा के एन हो जाएगा। तो कोई किसी को भी हम एक एन क्या मान सकते थे? मानते हैं कि टी ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये देखो 1 माइनस अल्फा के टू दी 1 माइनस अल्फा टू दी पावर के एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो, इसको हम डायरेक्टली कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये n 1 अपॉन n हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा k की वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, क्योंकि हम इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। देन हम k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? log 1 माइनस अल्फा n, ठीक है? क्यों, कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास ये पावर हटती है, पावर को हटाएंगे तो इधर लॉग आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो जो जैसे 2 टू द पावर k इक्वल टू n है, तो हम k इक्वल टू क्या लिखेंगे? log बेस 2n, ठीक है? तो ऐसे ही हम हमारे पास ये था, तो इसकी अगर पावर थी तो हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो k की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी होती है? यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे जितने हर एक नोड की है एंड साथ में हम यहाँ पे k लिख देंगे। तो log 1 माइनस अल्फा इंटू n डॉट सी एन कर देंगे। जब यहाँ पे मैंने किया, देन यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हो कि यहाँ पे सी एन को हटा देंगे, सॉरी सी को हटाएंगे, एन को नहीं हटाएंगे, ठीक है? तो एन को नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा डॉट लॉग 1 माइनस अल्फा एन आ जाएगा। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे रिकर्सिव ट्री के जितने भी रिकर्सिव ट्री के क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं रिकर्सिव ट्री। और बस इतना ही था, और ज्यादा ये था नहीं। तो मैं यहाँ पे एक सीन भी दिखाना चाहूंगा कि एक रिकर्सिव ट्री एक फैमिली जैसा होता है, प्रोक्रेस्टिनेटर की तरह। देखो, एवरीवन पासेस द प्रॉब्लम टू द किड्स सिंपल until the simplest version is left for the youngest to solve, and kids do all the hard work while the यहाँ पे होना चाहिए while the parents relax at the top and then take credit once the solution comes back। इसका कहने का मतलब है, रिकर्सिव ट्री कुछ नहीं होता है, जो इसका जो पेरेंट होता है वो अपने चिल्ड्रन को देता है, चिल्ड्रन अपने चिल्ड्रन को देता है, तब तक देता जाता है जब तक वो लास्ट तक, जब तक बेसिक सॉल्यूशन जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। और वो क्या करता है, उसका क्रेडिट ले लेता है जो आपका यहाँ पे पेरेंट होता है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीन दे दिया है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि आपको समझ में भी आएगा। आप थर्ड ईयर में है तो आपको ये सभी चीजें ईजी लग रही होंगी, ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगी। तो मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया, जिससे क्या हो कि आप जल्दी से समझ पाए। आई होप आपको ये वाला रिकर्सन ट्री और आपको जो मैंने बताया कि मास्टर थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी। मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने वाले पॉसिबिलिटी बन सकती थी, वो मैंने सभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये समझ में आता है देन दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे ही वीडियो लग रहे हैं।
एंड बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।